हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सचिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अचीवर्स आईसीएस एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये कहा था कि मेरा जो आगामी वीडियो लेक्चर होगा वह बेस्ड होगा कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं या वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो सवाल हैं जो कि आगामी किसी परीक्षा में आ सकते हैं, उनका एक संकलन दूंगा, उनका एक कलेक्शन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसी कड़ी पे मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिस पे आपको काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे जो कि कोविड-19 से संबंधित होने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने सेशन चालू करूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बाजू में जो घंटे का जो बटन है उसे भी दबा लीजिए, सो दैट आपको जो मेरे चैनल्स की सारी जानकारियाँ हैं सबसे पहले और तेज़ी से मिल सके। तो दोस्तों, आज हम ये अपना जो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वह चालू करने वाले हैं। इसमें मैं आपको हर एक सवाल के पीछे 5 सेकंड का समय दूंगा और इस 5 सेकंड में आपको भी साथ ही साथ आंसर मुझे कमेंट करके बताना होगा। इससे आपको ये तैयारी भी होते जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कोविड-19 के बारे में क्या क्या जानकारी एकत्र कर रखा हुआ है। और दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आपने जितना भी कुछ चीज़ें पढ़ा क्यों ना हो, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वह जो आपकी पढ़ाई है वह आपकी फ्रूटफुल नहीं होने वाली है। तो इस कारण से आज मैं इस कोविड-19 या फिर कोरोना से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आया हूँ जिसमें एक सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक सही होगा और बाकी गलत होगा। तो दोस्तों, उस 5 सेकंड में आपके उत्तर देने के बाद मैं आपको उसके सही आंसर बताऊँगा और साथ ही कोशिश करूँगा कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना यह जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है वह प्रारंभ करते हैं और आपका ध्यान आपके इस मोबाइल या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मेरा भी ध्यान होगा मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना प्रारंभ करते हैं आज का यह क्वेश्चन आंसर का सिलसिला और उसी संबंध में आपका जो पहला सवाल है वह है कोविड-19 क्या है। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है। क्या यह एक वायरस है, क्या यह वायरस का एक अंग है, या यह वायरस से उत्पन्न एक बीमारी है, या एक संस्था का नाम है। दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय चालू होता है। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट्स करेंगे, आप अपना पार्टिसिपेशन शो करेंगे। दोस्तों, आपको 5 सेकंड हो चुका है और इसका जो उत्तर है कोविड-19 क्या है, इसका उत्तर है वायरस से उत्पन्न बीमारी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको यह कहा था, यदि आप कोविड-19 को यह कहेंगे कि यह एक वायरस है तो यह पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का वायरस कुछ और है और इसके कारण जो उत्पन्न होती बीमारी उसका नाम है कोविड-19। और अगला सवाल इसी से संबंधित है कि कोविड-19 को फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है पहला कोरोना, ऑप्शन बी है आपका सार्स कोरोना वायरस, ऑप्शन सी इज OC43 बीटा कोरोना वायरस एंड द लास्ट वन इज सार्स कोरोना वायरस 2। दोस्तों, इसका उत्तर आप बहुत आसानी से बना लेंगे यदि आपने मेरा पुराना जो लेक्चर है वो बिल्कुल देखा होगा तब। फिर भी चलिए, इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है सार्स CoV-2 या जिसे हम सार्स कोरोना वायरस 2 भी कहते हैं। दोस्तों, सार्स कोरोना वायरस 2 यह नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपको यह नहीं मालूम है तो मैं इसका लिंक नीचे दे देता हूँ और उस लिंक पर आप जाकर मेरे पुराने लेक्चर को भी देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों, जब तक मैं ऑप्शन दूंगा आप अपने कमेंट्स के लिए तैयार रहिएगा और जैसे आपको आंसर आते हैं वैसे उसको कमेंट करिएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण तंत्र या ऑप्शन डी मस्तिष्क। दोस्तों, अगर आपको इसको हिंदी में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। फेफड़ा स्टैंड्स फॉर लंग, हृदय स्टैंड्स फॉर हार्ट, रक्त परिसंचरण दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम जो अगर ब्लड स्ट्रीम से संबंधित है, और इसका लास्ट है मस्तिष्क दैट मीन्स ब्रेन। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह है फेफड़ा। दोस्तों, सार्स CoV-2 यह जो वायरस है यह हमारे फेफड़े के अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, लेकिन यदि हम बात करें कि मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा फेफड़ा। इसको ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और दोस्तों, इसी सवाल को हम दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है आपके किसी भी परीक्षा या पेपर में, और वो जो दूसरे प्रकार का सवाल बोला जाए सो घुमा के जो पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस
मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसके जो ऑप्शन हैं इस प्रकार से होंगे, तंत्रिका तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सीधा और सिंपल सा एक उत्तर होगा, वह होगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र अर्थात आपका फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा इसका प्राइमरी अंग है और फेफड़ा श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें तंत्रिका तंत्र तो यह हमारे ब्रेन से संबंधित हो जाएगा, जो मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं। अध्यावरणीय तंत्र इसको हम कहते हैं हमारे स्किन से संबंधित होता है। और यदि हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र तो वह होता है हमारे क्या ब्लड स्ट्रीम से संबंधित, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल आसानी से बन रहे होंगे, अगर यदि आपने मेरे सारे लेक्चर पुराने देखे होंगे तब। दोस्तों जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है, इसकी जो कठिनाई है वह आगे बढ़ती जाएगी और आपको उतनी ही डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अगले सवाल पे। इस अगला सवाल है, कोरोना वायरस का नामकरण कोरोना वायरस की किस विशेषता के कारण हुई थी? तो दोस्तों आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला ए कि कोरोना के ऊपर जो विद्यमान ताज के समान आकृतियां हैं, क्या उनके कारण? ऑप्शन बी, इनमें उपस्थित आरएनए के कारण? ऑप्शन सी, इसकी जो तीव्रता है वह सूर्य के समान तेज है इस कारण से? या फिर इस वायरस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर आप तो काफ़ी आसानी से बना लेंगे और इसका जो उत्तर है वह है कि कोरोना वायरस की सतह पर जो विद्यमान ताज के समान आकृतियां हैं उसके कारण ही इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया था। और यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो यह जो कोरोना शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, मैंने यहाँ पे अपने लेक्चर में पहले ही इसको बता चुका है। फिर भी यदि आप भूले भूले से लग रहे होंगे या फिर कुछ डाउट क्रिएट हो रहा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन पे जाइए और मेरे पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उसका अवलोकन करिए, आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से बन जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। SARS-CoV-2 वायरस की किस संरचना के कारण इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया? अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसके ऑप्शन के कारण यह जो सवाल है वह थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कारण, या इसमें पाए जाने वाले एनवेलप प्रोटीन के कारण, या फिर इसमें पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन के कारण, या इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है स्पाइक प्रोटीन्स। दोस्तों जैसा कि मैंने इसकी संरचना में आपको यह बताया था कि ये जितने मैंने नाम लिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यह कोरोना वायरस की संरचना का ही एक भाग है, उसके संरचनाएँ हैं ये। और कोरोना का जो नामकरण वो पड़ा था वह पड़ा इसे स्पाइक प्रोटीन के कारण। और यह जो स्पाइक प्रोटीन है यही ताज के समान दिखाई देता है और यही स्पाइक प्रोटीन उस वायरस को मदद करता है हमारे मनुष्यों के सेल में आकर जुड़ने के लिए। चलिए दोस्तों ऐसे ही कठिनाई भी और आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस निम्नलिखित में से कौन से वायरस नहीं हैं? दोस्तों इसमें मैंने पूछा है कौन से वायरस नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वायरस है, ऐसा उत्तर नहीं देना है आपको। यहाँ पे कौन सा वायरस है जो मानव को संक्रमित या प्रभावित नहीं करते? तो ऑप्शन ए है, क्या वह वायरस सार्स कोरोना वायरस है? या ऑप्शन बी, क्या वह MERS कोरोना वायरस है? या फिर वह सार्स कोरोना वायरस 2 है? या फिर वह वायरस HKU4 कोरोना वायरस है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है HKU4 कोरोना वायरस। यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर को देखा होगा तो उस पर मैंने कोरोना वायरस से क्या टाइप्स मैंने बताए थे, और उस टाइप्स में एक कोरोना वायरस का नाम मैंने बताया था HKU1 कोरोना वायरस। इसमें अब ध्यान देने वाली बात है कि यह HK1 नहीं है, यह HKU4 कोरोना वायरस। तो यह ऐसा वायरस है जिसने अभी तक मनुष्यों को प्रभावित नहीं किया है। होप दोस्तों कि आपका यह जो सवाल का जो सिलसिला है बहुत अच्छे से जा रहा होगा। अभी तक आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से मेरे सारे लेक्चर्स को डील किया है, कितने अच्छे से उसे आपको देखा हुआ है। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, कोरोना के वायरस की उत्पत्ति चीन के किस प्रांत से हुई थी? दोस्तों इसके पहले कि यह ऑप्शन आया, अगर आपके मन में ये उत्तर आ गया होगा वुहान, तो दोस्तों ये आपका पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भले ही वुहान है बट ये उत्तर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए वुहान, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हैनान एंड ऑप्शन 4 इज हुबेई। दोस्तों
अब आपका इसका उत्तर वुहान समझ रहे होंगे तो यह गलत इसलिए होने वाला है क्योंकि सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। सवाल पे यह सवाल लिया गया कि यह चीन के किस प्रांत से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों यदि हम प्रांत की बात करें तो वह जो प्रांत है वह है हुबेई। क्या है प्रांत? उसका नाम है हुबेई। दोस्तों अब इसका जो अगला सवाल है सिमिलर सवाल है, उसका भी उत्तर आपको तुरंत, ये तो विद इन सेकेंड्स मिलना चाहिए। उसका यही सवाल है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस स्थान से हुई थी। अब यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन वही है, कौन कौन से? वुहान, हुनान, हैनान और हुबेई। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह वुहान बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यह दो सवाल ऐसे देने का मतलब यह था कि आप सवालों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझिए और जल्दबाजी में किसी भी सवाल का उत्तर ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक जैसे प्रतीत होते हैं बट वो सवाल एक जैसे होते हैं नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों सवाल आप अच्छे से अपने दिमाग में बढ़िया से गांठ बांध कर रख लीजिएगा और इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वह लेते हैं कि यह जो कोरोना वायरस है इसका आउटब्रेक कब हुआ। तो दोस्तों आउटब्रेक, अभी मैंने लगातार 3 सवाल लेने वाला हूँ। आउटब्रेक और एक आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न एंड थर्ड वन इज SARS-CoV-2 कब घोषित किया गया था। और चौथा जो क्वेश्चन है कि इस महामारी को वैश्विक महामारी या पेंडेमिक कब घोषित किया गया था। मैं इन चारों को अभी इसलिए मैंने कहा है क्योंकि चारों सवाल के एक ऑप्शन होने वाले हैं, सभी के एक ही ऑप्शंस हैं और सभी के उत्तर अलग अलग होंगे क्योंकि क्वेश्चन अलग है भाई। अब यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ होगी कि कौन सा जो इंसिडेंस है वो कब घटित हुआ, ये आपको दिन और वो तारीख आपको याद रखना है। इसलिए मैंने इसे सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है और ये आपको काफ़ी आसानी भी होगी यदि आप इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने आउटब्रेक क्या है या फिर आपका पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, ये सब आपको जानकारी नहीं होगा या आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक पे नीचे शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप जाके इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हमारा जो सवाल है वह है कोरोना का जो आउटब्रेक है वह कब हुआ। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 2019, सेकेंड वन इज़ 30 जनवरी 2020 and third one is 11th February 2020 and the last option is 11th of March 2020। दोस्तों हमारे नॉट हमारे विश्व में या फिर चाइना में, विश्व में अगर एक चाइना देश है तो उस देश पे पहली बार कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है वह हुआ था 31 दिसंबर सन 2019 को। और मतलब ये ऐसा समय था जब विश्व पटल पे यह जो बीमारी है कोरोना, इसकी जानकारी किसको हुई थी? हमारे विश्व में सभी को जानकारी हुई थी। इस कारण से इस जो आउटब्रेक है उसका जो दिनांक है 31 दिसंबर सन 2019 है। कन्फ्यूज़न में नहीं आने का है आपको। अगला जो सवाल है सार्स कोरोना वायरस 2, इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न कब घोषित किया गया था। इसका भी आपको सेम ऑप्शन है। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2019, सेकेंड वन इज़ 30 जनवरी 2020, थर्ड वन इज़ 11th of February 2020 एंड 11th March 2020। दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी 30 जनवरी 2020। चले हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे और वह है कि कोरोना का नाम सार्स कोरोना वायरस 2 कब रखा गया। दोस्तों कोरोना वायरस का यह जो नाम है सार्स कोरोना वायरस, यह जो नाम रखा गया था वह 11 फरवरी सन 2020 को रखा गया था। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे और अगला सवाल है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसे हम आज वैश्विक महामारी के रूप में जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था, कौन से तारीख, कौन से दिनांक को। दोस्तों इसका ऑप्शन भी सेम, वही 4 ऑप्शंस 31 दिसंबर 2019, 30 ऑफ जनवरी 2020, 11th of February 2020 एंड 11th of March 2020। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है 11 मार्च सन 2020। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जो सवाल है कहीं ना कहीं एक आसान और कम लेवल के सवाल थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपकी जो कठिनाइयों का जो लेवल है वह थोड़ा बढ़ता जाएगा और उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे भी आसानी से बना लेंगे। हालांकि यह अगला सवाल काफ़ी सरल है और यह जो सवाल है वह है सार्स कोरोना वायरस 2 का प्राथमिक वाहक जीव कौन सा है। यह काफ़ी सवाल है, इसे तो बच्चा भी एक सॉल्व कर लेगा और आपसे तो मैं विद इन सेकेंड्स इसका क्या चाहूँगा आपका कमेंट पे उत्तर। तो इसका जो ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी है सीवेट, ऑप्शन सी है ऊंट और ऑप्शन डी है पेंगोलिन। दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है चमगादड़। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि चमगादड़ सारे जितने प्रकार के मानव कोरोना वायरस है उसका यह प्राथमिक वाहक जीव है या फिर ऐसा जीव है जिसमें इस वायरस के ट्रेसेस
या उसके जो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, और चमगादड़ के द्वारा ही जो दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उनसे होता हुआ यह मनुष्यों में प्रवेश करता है। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स पे आप जाइए, उसे देखिए। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में सबको डील किया हुआ है, आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट सवाल यह है, अब यहाँ से आपकी कठिनाइयाँ थोड़ी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे आपका प्योर दिमाग काम करना चाहिए जी। तो अगला सवाल है कि अब तक कितने प्रकार के मानव कोरोना वायरस हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, उनकी जानकारी हमें लग चुकी है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वह है क्या यह 2 प्रकार के कोरोना वायरस अभी तक हमें जानकारी हुई, ऑप्शन बी क्या ये 3 प्रकार के हैं, या फिर ये 4 प्रकार के हैं, या फिर ऑप्शन डी यह 7 प्रकार के हैं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह होगा कि कोरोना वायरस, नॉट कोरोना वायरस, इनफैक्ट आप कहिए इसे मानव कोरोना वायरस, क्योंकि ये मानव को संक्रमित करते हैं। तो इनकी जो संख्या है वह है 7, और 7 इसको भी मैंने कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब कैटेगरी अभी नहीं बताऊं क्योंकि वो अगला सवाल उसमें डील कर लेंगे, लेकिन ये जो 7 प्रकार के जो कोरोना वायरस है मैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये जो 7 प्रकार के कोरोना वायरस है वह है 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस एंड HKU1 बीटा कोरोना वायरस, ये 4 प्रकार के। इसके अलावा सार्स, इसके अलावा मर्स, और जो अभी लेटेस्ट है वो आपका कौन सा है, आपका कोविड-19 या फिर SARS-CoV-2 वायरस। इस प्रकार से ये जो 7 प्रकार के वायरस हैं आज तक हमें ज्ञात हैं जो कि मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। चलिए, अगले सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोरोना वायरस को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, अब इसका भी ऑप्शन सेम है, क्या यह 2 है, 3 है, 4 है या फिर 7 है। यह तो आपको विद इन सेकेंड्स आपके उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है 4 प्रकार के या 4 वर्गों में बांटा गया है। और ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, वह है पहला अल्फ़ा कोरोना वायरस, दूसरा है बीटा कोरोना वायरस, तीसरा है गामा कोरोना वायरस और चौथा है डेल्टा कोरोना वायरसेस। और इन्हीं कैटेगरीज के अंतर्गत ही ये जो मैंने इससे पहले 7 प्रकार के जो वायरस कहा है वो फॉल करते हैं। और किसमें किसमें, इससे पहले मैंने बताया अल्फ़ा और बीटा। इस अल्फ़ा और बीटा में कौन कौन से थे, 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस एंड उसके अलावा NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस। ये कौन सी कैटेगरी में आई है, अल्फ़ा कोरोना वायरस, क्योंकि इसका जो सफिक्स में क्या जुड़ रहा है, अल्फ़ा कोरोना वायरसेस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कितने कैटेगरी में बांटा गया है कोरोना वायरसेस को, 4 कैटेगरीज में। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि पहली बार कोरोना वायरस, नॉट कोरोना वायरस कहिए, मानव कोरोना वायरस की जानकारी हमें कब प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के जो कोरोना वायरस है हमें संक्रमित करते हैं। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन हैं वह है सन 1950, ऑप्शन बी क्या वो समय 1960 का था, ऑप्शन सी क्या वो 1980 का समय था, या फिर ऑप्शन डी सन 2002। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह है सन 1960। दोस्तों, 1960 का वह समय था जब पहली बार ऐसे कोरोना वायरसेस की पहचान या जानकारी हुई थी जो कि मानवों को संक्रमित करते हैं। और सन 1960 में जिन कोरोना वायरस की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी वो कौन कौन से हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। और मैं बार बार रिपीट करने का मतलब यह है कि आप इन चीज़ों को सुने और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद करने रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये 4 प्रकार के जो कोरोना वायरसेस हैं जिनकी जानकारी हमें सन 1960 में मिली थी वह थी कौन कौन सी, 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस एंड OC43 बीटा कोरोना वायरस। ये 4 प्रकार के जो कोरोना वायरस है इनकी जानकारी सबसे पहले हमें हुई थी सन 1960 में। चलिए, अगला सवाल कहता है कि मानव कोरोना वायरस से उत्पन्न जो सार्स है, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह जो वायरस है या जो बीमारी है जो उत्पन्न हुई थी वह किस सन में हमें इसकी जानकारी हुई थी या इसके बारे में पता पड़ा था। तो इसके ऑप्शन भी सेम है, सन 1998 का समय था वह, या फिर सन 2002 का समय था, या फिर सन 2006 या फिर 2012। दोस्तों, मैंने पिछले सारे लेक्चर में काफ़ी अच्छे से और आसानी से बताया हुआ है और इसका जो उत्तर है वह है सन 2002। सन 2002 में सार्स के वायरस की हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से एक और सवाल आता है कि मानव कोरोना वायरस कौन सा, मर्स, MERS, इसकी जानकारी हमें किस सन में मिली। तो इसका भी सेम ऑप्शन है सन 1998, सन 2002, सन 2006 और सन 2012। तो दोस्तों, सन 2012 का वह समय है जब हमें मर्स की जानकारी प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले स्लाइड पे आ जाते हैं और
देखते हैं हमारा अगला जो सवाल है वो कितना कठिन आपके लिए होकर आता है। तो अगला जो सवाल है वह है कि सार्स कोरोना वायरस 2 किस वर्ग का मानव कोरोना वायरस है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मानव कोरोना वायरस इज नॉट मानव कोरोना वायरस, सिर्फ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कितने कैटेगरीज हैं, कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो सवाल यही कह रहा है कि इस अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा में जो अभी हमारा जो लेटेस्ट जो वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, यह कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि हमारा जो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है वह बीटा कोरोना वायरस वर्ग या कैटेगरी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इतना जो डीप सवाल है आपने कभी किसी एग्ज़ाम में अभी तक आया तो नहीं है, क्योंकि यह पहली बार ही इस प्रकार की जो घटना कोरोना को लेकर आ रही है, लेकिन यह पूरी तरह से संभावना है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स भविष्य में होंगे, सच एस व्यापम, क्योंकि व्यापम में साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है और उसमें थोड़े डीप साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार के सवाल वहाँ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी और फर्दर कुछ और एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे डीप साइंस का नॉलेज पूछा जाता है, जिसमें एक ACF भी एक एग्ज़ाम है और उस ACF में भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार से थोड़े कठिन सवाल भी इसमें ऐड किए जाएँ, और यदि इस प्रकार के सवाल आए तो चूँकि आपने यह लेक्चर देखा है तो ये आपसे आसानी से बन जाए, मेरा यह उद्देश्य है। तो दोस्तों यह जानकारी अब अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर उनके ज्ञान को भी थोड़ी वृद्धि करवाइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आ जाते हैं कि SARS-CoV-2 यह जो वायरस है, पहली बार जब इसका हमें आउटब्रेक कहाँ चाइना पे हुआ था, तो सवाल यही है कि SARS-CoV-2 का जो चाइना में आउटब्रेक हुआ तो इसकी सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्थात वे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने SARS-CoV-2 एक नए प्रकार का वायरस है और यह एक बहुत ही घातक वायरस होने वाला है, यह जानकारी या इसे सावधान करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर ली वेनलियांग, ऑप्शन बी डॉक्टर ही जयानकुई, ऑप्शन सी इज़ डॉक्टर पेन जियानवेई, या ऑप्शन डी डॉक्टर वेंग वेनहाओ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर ली वेनलियांग। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चीन की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे SARS-CoV-2 को लेकर सबसे पहले आगाह किया था, चेतावनी दी थी, लेकिन चीन की सरकार ने इसे एक अफवाह मानते हुए डॉक्टर वेनलियांग को अफवाह फैलाने के जुर्म में क्या कर लिया, उन्हें कैद कर लिया। लेकिन बहुत ही जल्द चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ और डॉक्टर ली वेनलियांग को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन यह बहुत देर हो चुका था और डॉक्टर ली वेनलियांग है वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और इनकी हाल ही में भी मृत्यु भी हुई है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल यह रहेगा या एक काम यह रहेगा, होमवर्क समझ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डॉक्टर ली वेनलियांग की जो मृत्यु हाल ही में हुई है वह किस तारीख और किस डेट को हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि विश्व में कोई भी व्यक्ति हो जो पहला हो वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका जन्म, मृत्यु और उसका जो प्रोफाइल वह जानना। तो चूँकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने SARS-CoV-2 के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है इनके बारे में जानकारी इकट्ठा आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SARS कोरोना वायरस 2 को प्रारंभिक तौर पर क्या नाम दिया गया था, अर्थात जब यह वायरस पहली बार विश्व पटल पे आया तब यह एक अनजान वायरस था, इसे कोई नाम नहीं दिया गया था, तब उस समय इसे अस्थायी तौर पर क्या नाम दिया गया था। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2019 नोवेल कोरोना वायरस, या फिर कोविड-19, या फिर नोवेल कोरोना वायरस 2019, या फिर कोरोना वायरस नोवेल 2019। फ्रेंड्स हालांकि हमने यह जो नाम है सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन जब काफ़ी सारे सिमिलर नाम ऐसे ऑप्शंस में हमारे सामने आते हैं तब हमें हमारा जो दिमाग है वह भ्रमित हो जाता है या कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी पढ़ने के बाद उससे संबंधित सवालों को सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। इससे हमें सिमिलर जो ऑप्शन है वो काटते बनता है और हमें यह समझ में आता है कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है 2019 नोवेल कोरोना वायरस। अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर और बात करते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला था वह कहाँ पर दिखाई दिया था, किस राज्य में। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी मुंबई।
दोस्तों सवाल को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके आगामी जो अगला क्वेश्चन है वह भी इससे सिमिलर और मिलता जुलता है, साथ ही इसके ऑप्शंस भी सेम ऑप्शन है, जैसे उत्तर बस अलग होंगे। और इस सवाल के संदर्भ में जो सही उत्तर है वह है केरल। केरल पहला राज्य है जहाँ पे पहली बार कोरोना वायरस का कोई मामला सामने आया था। और इसका अब अगले सवाल पे यदि हम आए तो बात करते हैं कि भारत में SARS-CoV-2 का जो पहली मृत्यु हुई थी वह किस राज्य में हुई थी। अब दोस्तों आप यहाँ पे आपको केरल उत्तर नहीं लगाना है, क्योंकि केरल पे पहला मामला सामने आया था, लेकिन कर्नाटक इज़ द प्लेस या जो स्टेट है जहाँ पे कोरोना वायरस से पहली बार मृत्यु हुई है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि SARS-CoV-2 या जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, तो इससे पहले हमारे भारत देश में कौन सी महामारी फैली हुई थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी प्लेग एंड ऑप्शन डी इज़ पोलियो। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है स्वाइन फ्लू। अब जो अगला सवाल है वह स्वाइन फ्लू से ही संबंधित है, क्योंकि जैसे जैसे सवाल आते हैं उसके साथ थोड़ा सा सवाल का पैटर्न भी थोड़ा बदलता जाता है, और हमें उससे संबंधित एक दो सवाल एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहिए, जो कि हमें किसी अन्य जो एस्पायरेंट से जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनसे हमें एक कदम आगे रखता है। और तो यह अगला जो सवाल है वह है कि स्वाइन फ्लू के कारण जो महामारी फैली थी भारत में वह कौन से वर्ष में फैली थी। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2007 और इज इट 2005। तो दोस्तों जो स्वाइन फ्लू का जो मामला है हमारे भारत देश में वह 2009 में देखा गया था। वैसे भी आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्योंकि अभी महामारी का दौर चल रहा है। अब अगला सवाल कहता है कि छत्तीसगढ़ में पहला कोरोना संक्रमण किस जिले में देखा गया था। क्योंकि दोस्तों हम छत्तीसगढ़ संबंधित, तो हमें छत्तीसगढ़ से संबंधित भी कुछ सवाल इसमें डालने थे, तो इसलिए यह सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राज्य है जहाँ पे, नॉट राज्य, कौन सा जिला जहाँ पे कोरोना वायरस का जो संक्रमण या उसका केस है वह देखा गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, इससे पहले ऑप्शन भी देना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए है दुर्ग भिलाई, ऑप्शन बी इज़ रायपुर, ऑप्शन सी इज़ बिलासपुर एंड ऑप्शन डी इज़ कोरबा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला रायपुर में देखा गया था। रायपुर में एक 24 वर्षीय महिला थी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चलिए इससे आगे जो सवाल है इनसे संबंधित होंगे, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डील नहीं करता हूँ। जब ये सवाल आएगा तब इससे हम बाकी जो फर्दर है उसका डिटेल वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ की पहली कोरोना से संक्रमित महिला कौन थी, उसका नाम क्या था। दोस्तों छत्तीसगढ़ के संबंध में या CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो या फिर छत्तीसगढ़ में होने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके लिए यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए निशा अग्रवाल, ऑप्शन बी नीतिशा गुप्ता या ऑप्शन सी निष्ठा अग्रवाल या ऑप्शन डी निधि गुप्ता। दोस्तों जिस 24 वर्षीय युवती या महिला की बात अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जो कोरोना से संक्रमित पाई गई है और उनका नाम है क्या, निष्ठा अग्रवाल। निष्ठा अग्रवाल लंदन से लौटी हुई थी और वो लंदन में रहकर पढ़ाई करती हैं, और वहाँ से वापस आने पर यह पाया गया कि इनमें कोरोना से संबंधित काफ़ी सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तब इन्होंने स्वयं से जाकर कोरोना का टेस्ट करवाया जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई थी। तो यह बहुत अच्छे से इसका नाम याद रखिएगा, कोरोना पॉजिटिव फर्स्ट केस इन छत्तीसगढ़ एंड शी इज़ निष्ठा अग्रवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और वह है कि भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, या ऑप्शन बी ICMR, या फिर ऑप्शन सी WHO, या फिर ऑप्शन डी एम्स। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का जो सुपरविज़न है वह करने वाली संस्था है ICMR। और अगला जो सवाल है दोस्तों वह ICMR से ही संबंधित है, और वह यह है कि ICMR की जो स्थापना है वह भारत में कब हुई, कौन से सन में। तो इसके ऑप्शंस हैं सन 1911, ऑप्शन बी सन 1947, ऑप्शन सी सन 1949 या फिर ऑप्शन डी सन 1952। दोस्तों भारत में ICMR की जो पहली बार स्थापना हुई थी सन 1911 में हुई थी, और उस समय ICMR का जो नाम था वह था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। लेकिन दोस्तों आपको इस सवाल का जो उत्तर लेना होगा वह लेना होगा सन 1949। वह इसलिए क्योंकि 1949 या वह समय है जब IRFA का नाम परिवर्तित करके ICMR रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला जो सवाल है वह है कि ICMR का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है दिल्ली,
ऑप्शन बी मुंबई या फिर कलकत्ता या फिर चेन्नई। दोस्तों ICMR का जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है ऑप्शन ए दिल्ली में। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि ICMR में अभी जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, वह कौन है। इसका जो आंसर है आप मुझे कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि कुछ सवाल आपको खुद से भी ढूंढने चाहिए जिससे आपको वो सवाल काफ़ी अच्छे से रटा जाएगा, याद हो जाएगा, आपके ब्रेन में वो सीमेंट हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लेते हैं और वह है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ ब्रुसेल, ऑप्शन बी इज़ जिनेवा एंड ऑप्शन सी इज़ वाशिंगटन एंड ऑप्शन डी इज़ हेग। दोस्तों WHO का जो मुख्यालय है वह स्थित है कहाँ पर, वह स्थित है जिनेवा। तो इस अगला भी जो सवाल है वह WHO से ही संबंधित है और वह है कि WHO में के वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल है या जो निदेशक है वह कौन है। दोस्तों इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बहुत ही आसान है और आए दिन इनके जो वक्तव्य हैं वो हमें टीवी में दिखाई देते हैं, न्यूज़ चैनलों में। तो इसके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऑप्शंस कह दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है पीटर सलामा एंड ऑप्शन बी इज़ जेन एलिसन, ऑप्शन सी इज़ सौम्या स्वामीनाथन एंड ऑप्शन डी इज़ टेड्रोस एधानम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यह तो आपको मालूम होना ही चाहिए और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ RT-CRP एंड ऑप्शन बी RT-PCR एंड ऑप्शन सी RT-CPR एंड ऑप्शन डी इज़ RT-RPC। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है RT-PCR। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं नाम में इतनी सिमिलरिटी है, इस कारण से थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करना चाहिए जिससे कि यह जो सवाल है वह हमारे दिमाग में सीमेंट होता है और हमारी जो याददाश्त इससे बढ़ती है। अब आगे हम सवाल लेते हैं इस RT-PCR से ही। तो RT-PCR का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसलेशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी इज़ रिवर्स ट्रांसपोर्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ रिवर्स ट्रांसलेशन पॉलीमर चेन रिएक्शन। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि RT-PCR ही वह टेस्ट है जिससे कि कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति है वह पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव उसकी जानकारी होती है। यदि दोस्तों आप RT-PCR कैसे किया जाता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, या यदि आप जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसके एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स के इसके लिए आप सजेस्ट करिए कि हाँ आपको यह वीडियो या इसके ऊपर एक लेक्चर चाहिए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक लेक्चर या वीडियो इसके ऊपर भी लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक और भी काम करना पड़ेगा, वह यह है कि मेरे इस वीडियो लेक्चर को आपको लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना पड़ेगा। तो उसे कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए अगला जो सवाल है वह ले लेते हैं कि कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए भारत शासन द्वारा कौन सा ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाले हैं और जो काफ़ी यूनिक सवाल हैं और आपको ये जो लेक्चर देखने के बाद इसके सवाल आपसे बनेंगे लेकिन अन्य लोगों से नहीं बनेंगे, अर्थात आप ज़्यादा ही फ़ायदे में होने वाले हो। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है sars2@gmail.com, ऑप्शन बी covid19@gmail.com, ऑप्शन सी corona19@gmail.com एंड ऑप्शन डी इज़ नोवेल कोरोना वायरस 2019@gmail.com। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, दैट इज़ नोवेल कोरोना वायरस 2019@gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया था। दोस्तों चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित चीज़ें हैं या घटनाएं हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी कदम उठाते हैं तो वह इतिहास बन जाता है और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21 मार्च सन 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च सन 2020, ऑप्शन सी 23 मार्च सन 2020 या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च 2020। सो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है 22 मार्च 2020। सो दोस्तों अभी मैं इसको इलॉबरेट नहीं करता हूं क्योंकि आगामी 2-3 सवाल इससे संबंधित है और आगे जो इलॉबरेशन है आपस में मिलकर एक कंप्लीट इलॉबरेशन हो जाएंगे।
तो अगला जो सवाल है वह है कि भारत में पहली बार लगे जनता कर्फ्यू को किस समय अंतराल के लिए लागू किया गया था। दोस्तों यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे यह जो टाइम का ड्यूरेशन है वह पूछा गया है या पूछा जा चुका है, लेकिन सवाल दूसरे होते थे। तो इसलिए मैंने यह सवाल भी इसमें डाला है कि भारत में यह जनता कर्फ्यू का जो समय अंतराल है वह क्या था। तो ऑप्शन ए है 7 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक, या फिर ऑप्शन बी सुबह 8 से रात के 10 तक, या ऑप्शन सी सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक, या ऑप्शन डी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है और वह उत्तर है 7 बजे सुबह से लेकर रात्रि के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू पहली बार लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सारे सवाल आपसे आपके आगामी एग्ज़ाम से बन जाएंगे। दूसरे लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप यह लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए यह काफ़ी सरल और आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि कोरोना से बचाव के लिए, या जो कोरोना वायरस उससे बचाव के लिए जो विशेष प्रकार की जो किट मुहैया कराई जाती है स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जिसे पहनकर ये स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की जांच पड़ताल या फिर उससे संबंधित टेस्ट लगाते हैं, तो उस कोरोना टेस्ट किट का क्या नाम, नॉट टेस्ट किट, उस पोशाक या उस किट का क्या नाम है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस PPI, ऑप्शन बी इस PPE, ऑप्शन सी इस PPA एंड ऑप्शन डी इस PPO। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, आप काफ़ी आसानी से मुझे लगता है अब समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है, और इसका उत्तर है ऑप्शन बी PPE। अगला सवाल भी इस PPE किट से ही संबंधित है, और वह है कि इस PPE किट में जो PPE है इसका हम एब्रीविएशन क्या करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, क्या इसका ऑप्शन ए है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, या ऑप्शन बी पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन सी पर्सनल प्रिजर्वेशन इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन डी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब दोस्तों हालांकि आपको पहले मालूम रहा होगा कि PPE का पूरा नाम क्या है, लेकिन अब यहाँ पे 4 सिमिलर प्रकार के नाम देखकर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा या फिर थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे होंगे कि इसका उत्तर अब क्या होगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि हमने जो पढ़ा है उसका एक इस प्रकार से प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों मैं यह जो अभी जितने सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसका PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और उसके एक मेंबर बन जाइए। उसमें आपके और भी लाभ हैं, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पोल्स वगैरह वहाँ पे हम डेली बेसिस पे करते हैं, और ये आपकी तैयारी इस लॉकडाउन पे काफ़ी अच्छे से होती रहेगी और किसी प्रकार की स्टॉपेज नहीं आएगा। चलिए हम अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह ले लेते हैं। अब यह जो सवाल है वह हमारे केंद्रीय स्तर पर सवाल है, और वह यह है कि कोरोना महामारी पर जितने भी वक्तव्य केंद्र सरकार की ओर से जारी होते हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से जो हमारे प्रवक्ता हैं वह कौन है, उनके नाम क्या हैं। दोस्तों यह भी जानना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लव अग्रवाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी गौरव गोगोई, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों यदि आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होते हैं उसमें आपको एक व्यक्ति नज़र आएंगे जो कोरोना पर आपको लेटेस्ट अपडेट मुहैया कराते हैं, और उन सज्जन का जो नाम है वह है ऑप्शन ए लव अग्रवाल। इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यह है कि लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब की गई थी। दोस्तों इससे पहले हमने जनता कर्फ्यू के बारे में जाना था, अब यह जो सवाल है वह है क्या, लॉकडाउन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है 22 मार्च सन 2020, या फिर ऑप्शन बी 24 मार्च सन 2020, ऑप्शन सी 25 मार्च सन 2020, या फिर ऑप्शन डी 28 मार्च सन 2020। दोस्तों लॉकडाउन सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जब इसकी घोषणा की गई थी वह तारीख था 24 मार्च सन 2020। अब दोस्तों अगला जो सवाल है इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो सवाल मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन लिया है उससे बहुत ही मिलता जुलता है सवाल यह। तो वह जो सवाल है अभी का वह है कि लॉकडाउन की घोषणा
प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे लागू कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसके जो पहला जो सवाल था वह था इसकी घोषणा कब की गई, और अभी जो सवाल है वह लागू कब किया गया। तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं और उत्तर अलग होगा। तो इसके भी ऑप्शन सेम है। कौन कौन से? 22 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और 28 मार्च। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या? 25 मार्च सन 2020। और 25 मार्च 2020 यह कैसे होगा? होगा ऐसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 मार्च को यह घोषणा किया गया था कि लॉकडाउन प्रभावशील होगा कब से? 24 मार्च की रात के 12 बजे से लेकर सोमवार जितने भी दिन तक चलेगा। तो यह जो 12 जब बजेगा 24 तारीख के बाद, तो यह 25 मार्च का समय लग जाता है। और यह जो घोषणा के बाद जो लागू का जो समय है वह क्या होगा? 25 मार्च। अब दोस्तों अगला जो सवाल है लॉकडाउन से ही संबंधित है, और यह है कि लॉकडाउन की जब घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी तब उस समय घड़ी पे कितने बजे थे, अर्थात कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। दोस्तों इस प्रकार के जो सवाल है वह भी प्रीवियस किसी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं किसी दूसरी घोषणा को लेकर, तो इसलिए यह सवाल भी डालना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस है रात का 9 बजे या रात्रि 8 बजे या फिर रात्रि 10 बजे या फिर रात्रि 12 बजे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, उत्तर से पहले आपको उत्तर ही बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वह रात के 8 बजे, रात के 24 मार्च की रात 8 बजे मोदी जी ने यह घोषणा करी थी कि 24 तारीख की रात 12 बजे से लॉकडाउन प्रभावशील होगा। दोस्तों इसलिए यह जो 12 बजे का ऑप्शन डी में उससे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह जो रात के 12 बजे का समय है वह लागू होने का समय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं आपके स्क्रीन पर और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यह सवाल है कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी कवच, ऑप्शन सी कोविड-19 क्वारंटीन या फिर ऑप्शन डी क्वारंटीन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दैट इज़ कवच। दोस्तों जो आरोग्य सेतु ऐप है इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यह केंद्र शासन द्वारा जारी किया गया हुआ एक एप्लीकेशन है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो जारी किया गया है वह कौन सा है? वह है कवच। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो हमारा सेशन था क्वेश्चन आंसर का कोरोना से संबंधित, यह जो कलेक्शन है, यह जो संग्रहण है, इसे आपने बिल्कुल पसंद किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो कलेक्शन है आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों आपको यदि यह मेरा लेक्चर आज का या जो वीडियो है यह पसंद आया होगा तो इसे आप बिल्कुल लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो लेक्चर का, इस क्वेश्चंस का एक लाभ मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ यह कहते हुए कि मैं इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक पे दे रखा हुआ है। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं अपने आगामी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।